15 अगस्त 2020। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी ने एक संदेश भेजा है कि सोचा न था कि ऐसे भी दिन आएंगे, घरों में कैद होकर जश्न आज़ादी मनाएंगे। जी हाँ, इस वैश्विक महामारी के चलते आज 15 अगस्त के दिन भी हम ज़्यादातर घरों में ही रहे, हर साल की तरह अपनी खुशियों को अभिव्यक्त नहीं कर पाए। भला हो इस सूचना क्रांति का कि फिर भी हम दुनिया से संपर्क बना पाते हैं। 15 अगस्त के दिन हमारे मन में अपने देश को लेकर बहुत से विचार आते हैं। देश के प्राचीन इतिहास के बारे में, इतिहास की समस्याओं के बारे में, आज़ादी की लड़ाई के बारे में और हमारे वर्तमान के बारे में, जो हमारी आज की परिस्थिति है, आज की समस्याएं हैं और भविष्य के सपने भी हम देखते हैं। अपनी उन महत्वाकांक्षाओं को भी याद करते हैं जो इस देश के लिए हमारे मन में है। मैं आज बात करूंगा बिल्कुल अपने आसपास की, यानी कि वर्तमान समय की, और मैं चूँकि पटना में रहता हूं तो मैं मुख्य रूप से बिहार की ही बात आज करूंगा, क्योंकि बिहार की जो समस्याएं हैं वो वही हैं जो पूरे देश की हैं, बस परिमाण में शायद राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि हमारा जो बिहार का इतिहास है वह इस देश के इतिहास से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है और आगे भी जुड़ा रहेगा। यह भगवान महावीर की जन्मभूमि है, भगवान बुद्ध की कर्मभूमि है, विश्व के पहले गणतंत्र की जननी है। भारत के सबसे जो दो बड़े साम्राज्य बने प्राचीन काल में, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, उनकी राजधानी है पटना, पाटलिपुत्र। चंपारण से महात्मा गांधी ने शुरुआत की आज़ादी की लड़ाई की। तो बस ये याद दिलाने के लिए कि बिहार इस देश के लिए महत्वपूर्ण है और जब भी इस देश का इतिहास लिखा जाएगा उसमें बिहार की भूमिका होगी, बहुत बड़ी भूमिका होगी। अब आज की बात करें बिहार की, तो हमें क्या दिखता है? जो दो बड़ी चीज़ें हमें दिख रही हैं फ़िलहाल वो हैं, एक तो हमारी स्वास्थ्य सेवा की अपर्याप्तता, हमारी मांग हमारी जनसंख्या के अनुपात में और उसमें गुणवत्ता की बहुत कमी, और जो दूसरी चीज़ है वो है बाढ़। हर साल बिहार बाढ़ की विभीषिका को झेलता है, भारी क्षति होती है जान माल की, और वो हर साल हमें मानो कई वर्ष पीछे ढकेल देता है। इसके अलावे शिक्षा व्यवस्था में हमें सुधार चाहिए, आधारभूत ढांचे में सुधार की आवश्यकता है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके, लोगों को रोजी रोटी मिले और हमारे जीवन स्तर में सुधार हो सके। तो आखिर ऐसा क्या है कि हम अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? मानना पड़ेगा कि गवर्नेंस की कमी, शासन की कमी कहीं ना कहीं रही है। और मैं किसी एक सरकार या किसी एक दल की बात नहीं कर रहा, मैं लंबे समय से जो हमारे साथ होता आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्यों हमें वैसे प्रशासक नहीं मिलते जो हमें विकास के रास्ते पर ले जाएं? क्या इसमें हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हम नागरिकों की? और मुझे लगता है कि ज़रूर है। हम अपने लिए वो नेता नहीं चुन पाते जो हमें उस रास्ते पर लेकर आगे बढ़ सकें। तो ऐसा क्या है, जब हम मतदान करने जाते हैं तो उस समय हमारी प्राथमिकता क्या होती है? जी हाँ, आप सबके मन में जो उत्तर आ रहा है वह सही है कि हम कई बार जात पात के आधार पर वोट देते हैं और इस जात पात की राजनीति के पीछे हमारे नेताओं को अपनी अयोग्यता छुपाने का अवसर मिल जाता है, क्योंकि काम करके, विकास करके वोट मांगना कठिन है और एक ड्राइंग रूम में बैठ के और गणित भिड़ाना कि यहाँ इस क्षेत्र में अमुक जाति के इतने लोग और तमुक जाति के इतने लोग मिलकर वोट दे दें तो हमारा इतना प्रतिशत हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, ये काम अपेक्षाकृत आसान है। तो इसलिए चूँकि हम गलत कारणों से वोट करते हैं, हमारे नेता अपनी अक्षमता को, अपनी योग्यता को छुपाने में सफल हो पाते हैं।
क्या हम हमेशा ही जात पात के आधार पर वोट देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी किसी ने हमें कोई बड़ा स्वप्न दिखाया है, हमारी कल्पना, हमारे मानस पटल पर कोई इतना बड़ा सपना रखा है जिससे कि हम अभिभूत हो गए हों और हमें लगा है कि नहीं, हमें इसे पाना है, तो हमने जात पात को दरकिनार करके वोट दिया है। लेकिन जब हमारे सपने फिर से टूट जाते हैं तो हम वापस अपने उसी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर चले जाते हैं और हम वापस से जात पात के आधार पर वोट देना शुरू करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बीच से कोई ऐसा नेतृत्व निकले जो न केवल हमें एक सपना दिखाए और वो हम सबका साझा सपना हो, बल्कि उस पर फॉलो अप भी हो, उस पर काम भी हो, ताकि हमारे सपने में हमारा विश्वास जो है वो बना रहे। लेकिन अंततः हम नागरिकों का ही दायित्व है कि हम सही मुद्दों पर वोट करें और सही नेतृत्व चुनें अपने लिए, ताकि हम हमारी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके, हम विकास के मार्ग पर चलें और पूरे देश के लिए एक आदर्श बन सकें। धन्यवाद।